अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया के अंदर हम पहले भी अपने प्रोग्राम में बारहा जिक्र कर चुके हैं कि मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो वर्कर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो हड़तालों पे जा रहे हैं। और बुनियादी वजह यह है कि बरतानिया के अंदर महंगाई जिस तनासुब से बढ़ी है, उस तनासुब से इन लोगों की तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं हुआ है। ईस्टर के मौके पे हीथ्रो एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी वर्कर्स हैं उन्होंने हड़ताल की। सबसे पहले ये सिलसिला शुरू होता है जो NHS की नर्सेज़ हैं उनकी जानिब से हड़ताल की गई, फिर टीचर्स भी हड़ताल पे गए, एम्बुलेंस ड्राइवर भी हड़ताल पे गए और मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग वो हड़ताल पे जा रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा मसला बन जाता है जब आपके रियल फ्रंट वर्कर्स हड़ताल पे चले जाते हैं और वो लोग जिन पे आपका किसी भी इदारे की पूरी बैकबोन मुनहसर है, पूरा स्ट्रक्चर मुनहसर है। अब NHS में जहां नर्सिस की हड़ताल ने ऑपरेशंस को किसी हद तक मुतासिर किया, उसके बाद जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने पहले भी एक दौर किया हड़ताल का, लेकिन उनके मुतालबात नहीं माने गए। अब जो 4 रोज़ा वॉकआउट है जूनियर डॉक्टर्स का, उससे जो अब तक का अंदाज़ा लगाया गया है तकरीबन 2.5 लाख के करीब अपॉइंटमेंट्स हैं जिनको इल्तवा में डाला गया है। और डॉक्टर्स का भी बुनियादी मुतालबा यही है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए। जो ताज़ा तरीन वॉकआउट के असरात के बारे में लोग ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, जो अब तक के किसी भी हड़ताल के मुकाबले में ईस्टर बैंक की छुट्टी के अख्ताम के हफ़्ते के बाद पड़ती है। तो इस पे लोग ख़ासे इस बात को लेकर ख़ासे उनकी फ़िक्र है कि ये हड़ताल क्योंकि एक लंबा सिलसिला रहता है कि लोग काफ़ी अरसे बाद उनको अपॉइंटमेंट मिलती है और जब उनकी ऑपरेशन की या ट्रीटमेंट की डेट आए और उस वक्त भी वो ना करवा सकें तो फिर वो एक बैकलॉग बढ़ जाता है और फिर वो अगले कई हफ़्तों कई महीनों तक ये सिलसिला चल निकलता है। डॉक्टर मैके ने मीडिया को बताया है जूनियर डॉक्टरों की पिछली हड़ताल में तकरीबन 1,75,000 अपॉइंटमेंट्स और ऑपरेशन मुलतवी हुए थे। इसी तरह बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनका भी ये मानना है कि तकरीबन जो 1/4 मिलियन के करीब अपॉइंटमेंट्स और ऑपरेशंस हैं वो अब आने वाली हड़ताल के बाइस मुलतवी हो सकते हैं। डॉक्टर मैके मज़ीद ये भी कहते हैं कि 10 या 11 दिन तक ये रुकावट जारी रह सकती है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि 4 दिन आप हड़ताल कर दें और उसके असरात अगले दिन बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएँ। ये सिलसिला आगे जारी रहता है। अब महकमा सेहत और समाजी जो निगहदाश्त है DHSC ने इसरार किया है कि BMA को किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के लिए हड़ताल ख़त्म करनी होगी। जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है उन्हें मुज़ाकरात करने के लिए हड़ताल ख़त्म करनी होगी। इसी तरह डॉक्टर ग्रीन हॉग ने इन मरीज़ों से माफ़ी मांगी है जिनके ऑपरेशन या अपॉइंटमेंट्स मनसूख हो चुके हैं और कहा है कि मरीज़ों की हिफाजत को ख़तरे में नहीं डाला जाएगा। इन्होंने आखिरी हड़तालों में मरीज़ों की हिफाजत को बरकरार रखने की कोशिश की थी और इन हड़तालों में भी ऐसा ही किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता कार्रवाई के बारे में जो कहा, जो 3 दिन तक जारी रही, कि हम दिन में 4 बार NHS आजरों से मिले हैं। BMA ने सेहत के सेक्रेटरी से 15 साल की तनख्वाहों में कमी के मसले को हल करने के लिए भी बातचीत करने का मुतालबा किया है। जूनियर डॉक्टरों को हकीकी मानों में तनख्वाहों का 26% से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। डॉक्टर ग्रेन हॉग ने यह भी कहा है कि इस वक्त हमारे पास 70 लाख से ज़्यादा लोग इंतज़ार की फ़हरिस्तों में हैं और जिस तरह हम उसको नीचे लाते हैं, इस बात को यकीनी बनाने के लिए NHS को मुनासिब तरीके से फ़ंड और अमला फ़राहम किया गया है। एक तो ये मौक़िफ़ है, लेकिन दूसरी जानिब जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, वो यही कहते हैं कि हमें जब तक जिस तनासुब से महंगाई बढ़ी है उस तनासुब से हमारी तनख्वाह में इजाफ़ा नहीं होता तो तब तक ये हालात नहीं चल सकते हैं। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो 2.5 लाख अपॉइंटमेंट्स या ऑपरेशंस मुलतवी हो रहे हैं, इसका क्या हल निकलेगा? क्योंकि जितने भी इमरजेंसी मैटर्स हैं वो जूनियर डॉक्टर्स के ज़िम्मे ही होते हैं मोस्टली। और फिर अगर आप दूसरे जो पोस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, ये रेगुलर ट्रीटमेंट है, उसके लिए भी जो कंसल्टेंट्स हैं, सर्जन्स हैं या सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनको जूनियर डॉक्टर्स ने असिस्ट करना होता है। तो ये एक पूरी चेन है और इस चेन में से अगर कोई एक भी जो पोर्शन है वो निकल जाता है तो ये पूरी चेन मुतासिर हो जाती है। अब इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब NHS लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर इमरान आराई साहब हैं, पब्लिक मेंटल हेल्थ के प्रैक्टिशनर हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब में CEO हैं डॉक्टर्स फॉर हेल्थ के, डॉक्टर इदरीस से भी हम गुफ्तगू करेंगे। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, पहले आपकी तरफ आएंगे। अब मामला ये है कि ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा और जब से ये कोविड आया और कोविड और ब्रेग्जिट के बाद से कभी नर्सेज़ की हड़ताल, अभी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, हुकूमत की जो इनके साथ बारगेन है, ये डायलॉग है, वो किसी हतमी नतीजे पे क्यों नहीं पहुंच पाता डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब?
बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। बात दरअसल ये है कि किसी भी शोबे में कोई भी प्रोफेशनल वो जब हड़ताल पे जाता है तो ये उसका आखिरी हरबा होता है या आखिरी हथियार के तौर पे वो इसको अपनाते हैं। यहाँ की हड़ताल करने का जो तरीका है वो सबसे पहले यूनियन जो है वो लेती है, राय लेती है, वोट लेती है, फिर उसके बाद हड़ताल को लीगल डिक्लेयर किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो जूनियर डॉक्टर, मैं खुद भी एक जमाने में जूनियर था, वो उनको एक किस्म का इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। और इस वक्त जो लेटेस्ट इप्सस मोरी सर्वे आया है उसमें तकरीबन 60% लोगों ने डॉक्टरों को, जूनियर डॉक्टर्स को किया है बैकअप के वो अपने मुतालबात में जाए। ये कि पिछले 15 साल से डॉक्टरों की, जूनियर डॉक्टर्स की जो तनख्वाह है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं बढ़ी। यानी दूसरे हवाले से कि अगर आप महंगाई को देखें और तनख्वाह को देखें तो ये तनख्वाह कम हुई है। अब देखें ना, एक दुनिया भर में जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग के दौरान ये बात मान ली जाती है कि स्टेट का उनके ऊपर बहुत बड़ा खर्चा आता है और वो सीखने में फेज में होते हैं। लेकिन लाइक पर लाइक अगर देखा जाए तो बाकी प्रोफेशनल और दूसरे मुल्कों के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी यहाँ के निस्बत तनख्वाहें बहुत बेहतर, बल्कि कुछ नर्सों की तनख्वाहें जूनियर डॉक्टर की तनख्वाहों से बेहतर। मैं नर्सों का जो वो काम करती हैं उसका पूरा मुझे उसका इदराक भी है और मुतरफ भी हूँ। लेकिन देखे ना, अगर गधा हाथ से दोस्ती डालेगा तो खाएगा क्या? जब आप एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने उनको फीड करना होता है। ये जूनियर डॉक्टर्स जो हैं उम्र के उस हिस्से में होते हैं जबकि इनकी नई नई शादी होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बेगम की भी फरमाइशें हैं, बच्चों की फरमाइशें हैं, और ऊपर से इतना लंबा काम करने का वीक होता है। तो ये इंतहाई आखिरी हरबे के तौर पे ये हड़ताल की तरफ जाते हैं। जो हुकूमत के कान पे क्यों नहीं जो रेंगती, उसमें ये एक गेम ऑफ नर्व्स होती है, जिसकी नर्व्स पहले आसाब जो है वो साथ छोड़ गए, वो हार गया। नर्सें उन्होंने हड़ताल की है और पैरामेडिक्स से उन्होंने जो डिमांड की थी उस पे वो हुकूमत और उनके दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है और वो क्वेश्चन दोनों पार्टियां। अब मसला ये है कि ये जो डॉक्टर्स की तनख्वाह, डॉक्टर्स 35% इंक्रीज मांग रहे हैं, इसमें निगोशिएशन ही नहीं कर रही गवर्नमेंट। जब वो निगोशिएशन के टेबल पे बैठेगी तो हो सकता है इनकी डिमांड कम हो जाए, और उसके लिए सिर्फ 1 बिलियन पाउंड दरकार है, जो कि हुकूमत में यानी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। 1 बिलियन पाउंड देने से हुकूमत को कोई, रियासत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी जिंदगी में बहुत आसानी है। बिल्कुल ठीक है, मैं ज़रा इस पे आऊँगा मज़ीद भी। डॉक्टर इमरान अराइन साहब, पब्लिक मेंटल हेल्थ आपकी फील्ड है, जो हुकूमत और डॉक्टर्स के दरमियान चल रहा है वो तो एक, उस पर मैं ज़रा डिटेल आपसे बात करूँगा, लेकिन जो एक साइकोलॉजिकल या इमोशनल, आप समझ लीजिए कि डॉक्टर्स, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपको उतनी उजरत भी नहीं मिल रही है, तो डॉक्टर्स पे जो एक नफसियाती दबाव रहता है वो किस तरह का होता है। मैं डॉक्टर इमरान साहब आपकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन डॉक्टर इदरीस साहब, मेरा सवाल ये है कि अब कुछ ख़बरें या कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि जूनियर डॉक्टर्स के लिए बरतानिया के अंदर या NHS वैसी अब लुक्रेटिव जगह नहीं रही है। लोग शायद अब प्रेफर करते हैं कि किसी गल्फ़ कंट्री में उनको ज़्यादा बेहतर वेजेस मिल सकते हैं, कनाडा में उनको ज़्यादा बेहतर उजरत मिल सकती है। क्या ऐसा ही है? और अगर ऐसा है तो बरतानिया और NHS का जो पूरी दुनिया में एक एब्सोल्यूट और एक फिनोमिनन सिस्टम का जो कंसेप्ट था, क्या वो बरकरार रहेगा? बात ये है कि बहुत सारे डॉक्टर जो हैं, जूनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर, NHS को छोड़ के या तो वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं या फिर वो कंट्री को छोड़ के नेबरिंग कंट्रीज में या फिर ऑस्ट्रेलिया, USA और कनाडा में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे यहाँ की निस्बत बहुत ही बेहतर पे रेट्स हैं और उनको उनके काम के मुताबिक पेमेंट मिलती है। अब जूनियर डॉक्टर्स जब वो पाकिस्तान से आते हैं तो उनके लिए इतना ज़्यादा वो नहीं सोचते, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से जब रूपीस में कन्वर्ट करते हैं तो उनको काफ़ी अच्छी पे लगती है। लेकिन जब लिविंग कॉस्ट जो है
वो आपकी इन्फ्लेशन अब 10% यूके में अब चल रही है। 10% का मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक चीज लेनी थी वो 1 पाउंड की आती थी, अब वो 1 पाउंड 10 पेंस की है, या आप 110 पाउंड की होगी है 100 की बजाय। अब अगर आपकी वेजेस वही है तो आपकी लिविंग कॉस्ट तो ऊपर चली गई है, और लेकिन आपको उसी में गुजारा करना पड़ रहा है जो कि कोविड से पहले, कई साल पहले की आपकी पे है। कोविड के दौरान डॉक्टर्स ने फ्रंट लाइन पे काम किया और हमें पता है कितनी डॉक्टर्स की जानें गई मरीजों की जान बचाते हुए, और हमें उम्मीद थी कि गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्नॉलेज करेगी। और जब ब्रेग्जिट हुआ तो उस वक्त भी ये एक स्लोगन था गवर्नमेंट का कि ब्रेग्जिट इसलिए कर रहे हैं कि जितने पैसे हम यूरोपियन यूनियन को देते हैं वो हम अपनी NHS में इन्वेस्ट करेंगे और अपना जो स्टाफ होगा उसको वेलफेयर करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही ये सारा मामला क्लियर हुआ तो गवर्नमेंट ने अब और जैसे कहते हैं दांत दिखाने शुरू कर दिए, और यहाँ तक कि अब तो ये हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो तो टेबल पे बैठ के बात भी नहीं करना चाह रहे। और ये मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इस तरह से काम नहीं चलता। और जैसे मेरे दोस्त ने कहा है कि जब आप टेबल पे बैठेंगे तो निगोशिएशन हो जाएगी और कुछ ना कुछ उसका नतीजा निकल आएगा। जब आप टेबल पर बैठते नहीं है तो निगोशिएशन कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे बात खत्म होगी। नर्सिंग स्टाफ के साथ निगोशिएशन हुई, बकिया सारे एम्प्लॉयज जितने भी आपने डिपार्टमेंट के नाम लिए हैं सबके साथ निगोशिएशन होने के बाद ही डिसीजन हुआ है और वापस वो काम पे चले गए हैं। लेकिन अगर यही हालात रहते हैं तो लोगों के लिए जो अट्रैक्शन NHS यूनाइटेड किंगडम की थी वो सबको पता है कि वो USA में भी जा सकते हैं। जो टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं, A ग्रेड लोग होते हैं ये सारे, A+ रादर दैन, और उनको इतनी ही उससे कहीं बेहतर अट्रैक्शन मिल जाएगी USA में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, मिडिल ईस्ट में, तो वो यकीनन NHS की तरफ राग़ब नहीं होंगे। और NHS में तो पहले ही जो है मैन पावर के क्राइसिस चल रहे हैं। अब सिर्फ नर्सिंग स्टाफ सही है। मैं ये आप बड़ी इदरीस साहब जो आपने जो बात की है, बिल्कुल यही नुक्ता जो मैं उठा रहा था कि जो अगर NHS इज़ नो मोर लुक्रेटिव फॉर द डॉक्टर्स या अदर स्टाफ तो फिर तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो जाना है। और फिर वही बात है कि ये बरतानिया का जो निज़ाम सेहत है उस पर एक सवालिया निशान तो आ रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यही नुक्ता इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इमरान अराइन साहब, जूनियर डॉक्टर ज़िंदगी के जिस मरहले में होता है उसके बच्चे भी ग्रो कर रहे हैं, उसके अखराजात भी बढ़ रहे हैं, और जाहिर है अगर NHS में वो काम कर रहा है तो उसका एक ये भी करियर ओरिएंटेड अप्रोच होती है कि यहाँ काम करूँगा, यहाँ से ट्रेनिंग, यहाँ से सर्टिफाइड हो जाऊँगा, डिग्री मिल जाएगी तो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे मामलात। तो क्या उसकी मजबूरी होती है कि वो काम करता रहे और उसको फिर ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं या मुताल्लिका इदारे हैं वो फिर एक्सप्लॉइट करते हैं, और ऐसा ही हो रहा है जूनियर डॉक्टर्स के साथ बरतानिया में? अच्छा देखें, मैं ये तो कुछ नहीं कह सकता कि एक्सप्लॉइटेशन हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन सर्टनली एक पॉइंट तो क्लियर है, जैसे भी डॉक्टर अदरीस साहब भी फरमा रहे थे कि जो बर्डन ऑफ अभी रिसेंटली जो कॉस्ट इंक्रीज हुई है, प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, जो बर्डन है इकोनॉमी का, जो बर्डन है होम घर को चलाने का, वो डॉक्टर जूनियर डॉक्टर्स पे ज़्यादा हुआ है। उसकी वजह ये है कि देखें उनकी सैलरी इतनी कम है कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते हैं, और वो पिछले कई सालों से वही स्ट्रक्चर चला आ रहा है NHS के अंदर। तो जाहिर है ये फैमिली में बर्डन तो होगा इस वक्त। अच्छा, इसके अलावा दूसरा जाहिर है ट्रेनिंग में सब जूनियर डॉक्टर्स का इंटरेस्ट यही होता है कि जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग खत्म करें, प्रोग्राम ख़त्म करें और फिर अपना जो स्पेशलिस्ट रोल है उसकी तरफ बढ़ें। तो ये टाइम किसी न किसी तरह वो गुजारना ही चाहते हैं। लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, इसने तो एक ऐसी परेशानी खड़ी कर दी है, उनको अपनी फैमिली और बच्चों को वो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो लाइफ स्टेटस है UK में, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो गया है।
तो यही रीजन है जिसकी वजह से जाहिर है स्ट्राइक पे हैं, अभी वो कंटिन्यू करेंगे स्ट्राइक। इतनी कम सैलरी तो मैं बिलीव नहीं करता कि जो एनएचएस के अंदर आप देखें 5 या 6 बैंड में जो लोग जॉब करते हैं उनकी सैलरी होती है इसके इक्विवेलेंट। तो मेरे ख्याल में ये फेयर डील नहीं है उनके साथ, और फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जूनियर डॉक्टर्स को पूरे यूनाइटेड किंगडम में। जैसे डॉक्टर अदरीस साहब फरमा रहे थे, मैं एग्री करूंगा इससे, तो ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं। वैसे भी प्रेशर ऑफ वर्क इतना है कि वो उनको अपनी लाइफ वैसे ही मेंटेन करना मुश्किल लग रहा है इस क्राइसिस की सिचुएशन में, जहां इतना प्रेशर है वर्क का, और फिर वर्क का प्रेशर ऑन टॉप ऑफ दैट सैलरी भी आपकी कम हो, आपको मिलना कुछ भी रहा हो, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना उनके लिए। नहीं डॉक्टर साहब, नफ्सियाती तौर पे क्या एक डॉक्टर की क्या उस वक्त तासुरात होते हैं या उस वक्त फीलिंग्स क्या होती हैं जब उसने एक मरीज़ सामने खोला हुआ है, कर वो सर्जरी रहा है, लेकिन जहन में उसको ये चल रहा है कि मैंने एनर्जी बिल भी पे करना है, मैंने फ़लाँ जो है वो इंस्टॉलमेंट भी देनी है या फ़लाँ लाइबिलिटी भी पूरी करनी है, तो फिर वो अपने काम उसका किस हद तक एफिशिएंट और बड़ा अच्छा होता है? नहीं, बिल्कुल ये फैक्ट होता है, क्योंकि मेरा ताल्लुक मेंटल हेल्थ से है, तो स्ट्रेस एक इतना बड़ा पार्ट प्ले करता है। ज़ाहिर है साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड होते हैं, और फिर क्लियरली डेटा जो यूके में है वो हमें बताता है कि जूनियर डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस्ड हैं। अगर आप उठा के डेटा देखेंगे तो क्लियरली स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस हैं। फिर वो बहुत सारे डॉक्टर्स जिनको स्टाफ हेल्थ एंड वेलबींग के अंडर सपोर्ट अच्छी नहीं मिलती है, ट्रामा में भी जा सकते हैं, और बहुत सारे होते हैं ट्रामा में, मेरा वर्क उस तरफ है, और बहुत सारे डॉक्टर्स जो है ना वो एब्सेंट रहते हैं। फिर आपको पता है उसकी कॉस्ट भी एनएचएस पे बर्डन आता है, तो फिर दूसरी तरफ उनकी ट्रेनिंग जो टाइम है वो भी रिड्यूस हो सकता है। तो साइकोलॉजिकली डिप्रेसिंग तो है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी है, और वो बहुत सारे डॉक्टर्स जो है ना स्ट्रेस से एंजाइटी फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो ये तो कॉमन फेनोमेना है। डॉक्टर अदरीस साहब भी इससे एग्री करेंगे, बाकी दोस्त भी, कि ये तो मोस्ट रिसेंटली जो इन्वेस्टमेंट स्टाफ हेल्थ एंड वेलबींग प्रोग्राम में होनी चाहिए यहाँ यूनाइटेड किंगडम में वो हो नहीं रही है। अब लिविंग क्राइसिस आ गया उसके ऊपर, तो साइकोलॉजिकली डिप्रेसिंग तो होगा। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब, ज़रा हमारे देखने वालों को ये बता दीजिए कि हायरार्की क्या होती है कि जूनियर डॉक्टर्स इस पूरी जो चेन है हॉस्पिटल की या जो सिस्टम है उसके अंदर अगर उनका पोर्शन मिस हो जाता है तो फिर ऑपरेशंस और ये सारी अपॉइंटमेंट्स डिस्टर्ब कैसे होती हैं? जी, बेसिकली होता ही है कि एनएचएस का स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्शियरी केयर। प्राइमरी केयर में जो जनरल प्रैक्टिस में होते हैं लोग, वो उसमें होते हैं हॉस्पिटल में। सेकेंडरी केयर होती है और टर्शियरी केयर होती है। हॉस्पिटल में जो जूनियर डॉक्टर होता है वो या तो फर्स्ट ग्रेड डॉक्टर होता है जो सिर्फ अस्पताल का एम्प्लॉय होता है, उसमें ट्रेनिंग बहुत कम होती है। दूसरा जो स्पेशलिटी ट्रेनिंग डॉक्टर होते हैं वो फाउंडेशन ईयर 1 और फाउंडेशन ईयर 2, जिस तरह हमारा हाउस जॉब चलता है उस तरह 1 साल पहले और दूसरे साल 2 साल का हाउस जॉब है। फिर स्पेशलिटी ट्रेनिंग उनको SP 1, 2, 3, 4, 5 जिस तरह जो उनकी बढ़ती जाएगी ट्रेनिंग, उस तरह उनकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो फिर ये आखिर में जाके कंसल्टेंट बनते हैं 6-7 साल के बाद। मैं वापस आता हूँ आपके उस पॉइंट पे जिस तरह आपने कहा है कि ये जो लुक्रेटिव सिस्टम नहीं रहा। हम जब डॉक्टर बनते हैं ना तो हमारे 2 सूरत हाल होती है। एक होती है कि हम इंसानियत की खिदमत करने के लिए डॉक्टर बनते हैं, और दूसरा इसका एस्पेक्ट होता है कि अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी अच्छी होती है। डॉक्टर्स के लिए स्पेशली हमेशा ये कहा जाता है कि इनकी औलाद अय्याशी करती है, ये आप बेचारे कुएं के बैल की तरह चलते रहते। मेरा कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर जो है वो एक दिन उन्होंने कंसल्टेंट बनना है और उनकी लाइफ लुक्रेटिव जरूर होती है, लेकिन ये जो दरमियानी अरसा है ये 5-6 साल, इसको एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए इनको चाहिए कि वो जो अच्छा कोचवान वो होता है जो टांगे के आगे घोड़ा बंधा होता है, उसको अच्छा खाना और अच्छा दाना और अच्छा घास डालता है ताकि वो घोड़ा दौड़ता रहे। जब वो उसको पूरा घास डालेगा तो वो चलता हुआ घोड़ा अड़ी ला के खड़ा होता है। यही हाल इस वक्त डॉक्टर का है। तो मेरी इस मामले में बिल्कुल क्लियर है राय कि ये लोग अच्छे फ्यूचर के लिए जरूर काम करें। एनएचएस से बेहतर पूरी दुनिया में मैं वसूख से कहता हूँ कोई हेल्थ सिस्टम नहीं है। तो
तो इनको इसी के अंदर रह के अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। और एक दिन देखिए ना, मैं अगर हॉकी टीम में या क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे फौरन कप्तान बना दिया जाए या मुझे कप्तान जितनी या सीनियर प्लेयर जितनी सैलरी दी जाए, वो नहीं हो सकता। लेकिन एक लिवेबल वेज होनी चाहिए जिसमें बाइजर तौर पर उनका गुजारा भी हो, उनकी ट्रेनिंग भी हो, और सिस्टम की आपको पता ही है कि सिस्टम उनके ऊपर कितना स्पेंड करता है उनकी ट्रेनिंग कोचिंग के। तो ये दोनों बराबर पलड़ा रहेगा तो तब ये जो है ना वो गाड़ी आगे चल सकती है। सही है। अच्छा, मैं इदरीस साहब, अब जो सेक्रेटरी सेहत है स्टीव बार्कले साहब, ये फरमाते हैं कि 35% जो इजाफा है वो गैर माकूल है तनख्वाहों में। आप एग्री करते हैं सेक्रेटरी साहब की बात से, या अगर ये 25-26 तक भी आ जाए तो डॉक्टर्स बहुत सुखी हो जाएंगे? इदरीस साहब जी, देखिए, आप जो भी ये जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, बादशाह बंदे हैं, और असल में ये इन चीज़ों को नहीं देखते जो इनके अपने जो खर्चे हैं उन पे। अभी एक हफ्ते में 2 हफ्ते का जो सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का सिर्फ प्लेन का खर्चा है वो $500,000 से ज़्यादा का रिकॉर्ड हुआ है। और अब ये 24 तकरीबन 57,000 डॉक्टर्स के लिए इनको £1 बिलियन चाहिए है। अब इस चीज़ में अगर आप, मैं ये कहता हूँ ठीक है आप इसको ना करें, लेकिन आपने जब एनर्जी बिल जो है वो डबल किए थे एनर्जी कंपनी के टेबल पे बैठ के, उस वक्त आपको नहीं पता था कि हमारे एम्प्लॉयज हैं, हम उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते। जब पेट्रोल 140 जो डॉलर का बैरल आ रहा था, इन्होंने उस वक्त एनर्जी कंपनी को डबल करने की इजाज़त दी, जो अब हम सब पे कर रहे हैं। लेकिन अब वही पेट्रोल जो है 74 बैरल 60 to 80 बैरल के दरमियान चल रहा है, लेकिन प्राइसेस वहीं फिक्स कर दी गई है। अब हमें ये बताएं कि जब ये हमारी लिविंग कॉस्ट बढ़ाने में रेजा नहीं हो तो हमारी तनख्वाह भी इसके साथ बढ़ेगी तो फिर ही काम चलता है ना। अब हमें वो उससे तनख्वाह में वो चीज़ें नहीं मिलती जो पहले मिलती थी। अब अगर हमें वही मिलेंगी तो हम क्यों कहेंगे कि तनख्वाह बढ़ाएं। अब जो डॉक्टर्स जो जॉब छोड़ के या बाहर खड़े हैं, हड़ताल कर रहे हैं, वो कोई खुशी से थोड़ो कर रहे हैं। उन सब का दिल है कि हम जाके मरीजों को देखभाल करें, उनकी खिदमत करें, उनको उनके लिए जो भी मुश्किलात है उनको कम से कम करें। अब ये जो मैनेजमेंट होती है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, मिलके कहती है कि जी ये बकिया लोग तो वैसे ही करते रहे, लेकिन हमारे खर्चे बेहतर से शाहाना चलते रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में तो पेरेंट्स ये इसी में खुश रहते हैं, जी हमारा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, उनको पैसे भी दे रहे होते हैं, रहने के लिए जगह दे रहे होते हैं। यहाँ पे तो बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी की फी पे करते हैं 12,000 पाउंड महीने की, साल की, सॉरी, और फिर 5 साल के बाद उनके ऊपर इतना डेब्ट होता है जिसकी उन्होंने किस्तें भी पे करनी होती हैं, और उसके साथ साथ अपना लिविंग भी करनी होती है। तो इन हालात में जब आप, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये आप बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस एंगल पे भी आएंगे कि NHS की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो 50% डॉक्टर्स हैं वो जूनियर डॉक्टर्स हैं, और अगर ये लोग आगे पीछे होते हैं तो फिर वही बात है कि आप कैसे मामलात चलेंगे, और फिर गवर्नमेंट क्या ये दबाव महसूस कर रही है। गुलाम मुर्तज़ा साहब से ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर इमरान साहब, मेरा सवाल आपसे है कि अब 50% ये जूनियर डॉक्टर्स हैं NHS में, ओवरऑल डॉक्टर्स अगर देखे जाएं, और गवर्नमेंट का जो बर्ताव है, ये रवैया है, आप समझते हैं कि ये मामला सुलझ जाएगा, ये मज़ीद उलझेगा? नहीं, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को बात तो करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को बात तो सुननी पड़ेगी जूनियर डॉक्टर्स की। इतनी इनकी स्ट्रेंथ है, और डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स जो है ना, इतने नंबर में हैं कि NHS का टोटल परसेंटेज का काफ़ी हाई परसेंटेज है इन डॉक्टर्स का, और पेशेंट्स लाखों में देखते हैं ये लोग। तो अगर ये कुछ ही दिन अगर डिले होता है, 4 डेज़ की भी स्ट्राइक अगर
थोड़ी लंबी होती है, तो ये तो सस्टेन करना एनएचएस के लिए मुश्किल हो जाएगा। पेशेंट्स को कहाँ एडजस्ट करेंगे ये? तो बात तो उनको बहरहाल सुननी पड़ेगी। अब ये है कि कहाँ पे आके जो है ना वो नेगोशिएशंस जो है ना वो कहाँ पे आके रुकती हैं और 35% वो एग्री करते हैं या नहीं करते हैं या नीचे आते हैं, ये अलग बात है। लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट को सुनना तो पड़ेगा ही। बाकी सब लोगों की सैलरीज इंक्रीज़ हुई हैं, कई ग्रुप्स ने एग्री कर लिए हैं, कई ग्रुप्स अभी भी नहीं एग्री कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं हेल्थ एंड सोशल केयर में। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स के साथ तो नेगोशिएशन भी सही तरीके से शुरू नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल सुनना तो पड़ेगा गवर्नमेंट को। सही। अच्छा डॉक्टर इदरीस साहब, ये बताया जा रहा है कि ये जो हड़ताल की कॉल है ये बड़ी तारीख़ में बड़ी परेशान कुन हड़ताल है, और जाहिर है जब पब्लिक को रिलीफ नहीं मिलना तो उन्होंने दबाव डालना है गवर्नमेंट पे। लेकिन गवर्नमेंट के रवैये से हमें ये महसूस नहीं होता कि गवर्नमेंट दबाव में आ रही है। क्या जो मौजूदा गवर्नमेंट है टूरीज़ की, ये इस बात का ये इदराक कर चुके हैं कि अब अगली बारी तो इनकी है नहीं, तो लिहाजा जितना हो सकता है हुकूमती और रियासती वसाइल बचाए जाएं तो बेहतर है? जी, असल में अगर मैं इस तरह से कहूँ कि एनएचएस की तारीख में ये सबसे बड़ी हड़ताल चल रही है, और इस तरह की हड़ताल होनी नहीं चाहिए। हम डॉक्टर्स हैं, कभी भी हड़ताल नहीं करना चाहते, और जूनियर डॉक्टर्स भी इसी एक मकसद के साथ इस प्रोफेशन में आते हैं हम लोग, और वही मकसद होता है कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है। अब जिन हालात में जूनियर डॉक्टर्स को काम करवाया जा रहा है और उनका वर्किंग एनवायरनमेंट जितना टफ है, और उसके साथ साथ उन पे जो फाइनेंशियल बर्डन है, अगर हम उसको लुक आफ्टर नहीं करते तो ये उनका डेमोक्रेटिक राइट ज़रूर है। और मुझे इस बात का पूरा अफसोस भी है और ख्याल भी है कि हमारे जो मरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। उसकी वजह ये है कि अभी तक 300 तकरीबन मोर दैन 300,000 जो हैं वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी हैं, और उसके बाद अब एवरी डे ये ऐड ऑन हो रहा है। और पहले ही लोगों को कई महीने और कई सालों के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं जी, ये होता है आउट पेशेंट अपॉइंटमेंट, जिसमें आपका चेकअप होना है, रूटीन में आपको फर्दर कंसल्टेंट ने देखना है। और चूंकि अब कंसल्टेंट सारे जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज पे चले गए हैं, अब जूनियर डॉक्टर का काम वो कर रहे हैं, लेकिन बकिया जो काम डिले हो सकता है एनएचएस में वो डिले हो रहा है। और गवर्नमेंट जो है इस चीज में क्यों डिले कर रही है? क्या वो अपना पॉलिटिकल जो है वो टैक्टिक्स से यूज कर रहे हैं, या फिर वो ये समझते हैं कि इनसे बात ना भी करेंगे तो काम चल जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट की पॉजिटिव सोच है। डेमोक्रेटिक कंट्री में हमेशा गवर्नमेंट है वो अप फ्रंट पे आती हैं। पहले तो वो ये नौबत आने नहीं देती कि उनका जो बैकबोन वर्कर है वो इसको इस तरह से सड़कों पे आए। अगर इसमें आ भी जाए तो उनकी कोशिश ये होती है जितनी जल्दी हो इसको हम सेटल डाउन करें ताकि रूटीन की जो एक्टिविटीज हैं वो चल सके। अब इन हालात में जब हमारी बीएमए है उनके साथ नेगोशिएशन हो ही नहीं रही, और जूनियर डॉक्टर्स को इस तरह से आप ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि एज ए कंसल्टेंट मुझे पता है कि हॉस्पिटल में उनके बगैर काम तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। जितने मरीज हम उनकी मौजूदगी में देख सकते हैं एज ए कंसल्टेंट, उनके बगैर हम आधे भी नहीं देख सकते। जो मर्जी हम जोर लगा लें, सारा दिन लगे रहे, जो मर्जी कर लें। और फिर इमरजेंसी सर्विसेज में और उसके साथ साथ हॉस्पिटल के जो इनसाइड जितना भी पेशेंट है उनको डील करना, उनको मैनेज करना, उनके लिए उनके हर किस्म के जो भी मसाइल होते हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए फर्स्ट लाइन पे जूनियर डॉक्टर्स ही होते हैं। सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो अपना राउंड करते हैं, उसके बाद जो काम है वो जूनियर डॉक्टर उसको पाया तक मील तक पहुंचाते हैं। और अब गवर्नमेंट से हम यही गुजारिश करेंगे कि अपने इस रवैये पे गौर कीजिए और वापस इन जूनियर डॉक्टर्स की जो टीम्स है, जो इनकी लीडरशिप है, इनके साथ आप मुज़ाकरात करें
और इसको जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस स्ट्राइक को ख़त्म करने की कोशिश करें। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के इस नुक्ते पे भी आएंगे कि जूनियर डॉक्टर्स के सिस्टम से निकलने या सिस्टम में ना होने की वजह से जो कंसल्टेंट्स हैं उन पे दबाव किस हद तक बढ़ता है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर इमरान साहब, कंसल्टेंट्स ज़ाहिर है उनकी माहिराना राय होती है, उसके बाद एग्जीक्यूशन तो मोस्टली जूनियर डॉक्टर्स ने करनी है या फिर स्टाफ ने करनी है, लेकिन वो कंसल्टेंट नफसियाती तौर पे कितना एक्सपर्ट रहता है जब उसको ये महसूस हो कि मैंने इमरजेंसी भी देखनी है, मैंने ट्रॉमा भी देखना है, मैंने एक दिन में अपने 2 केसेस की जगह मैंने 10 केसेस देखने हैं, तो क्या उसकी एक्सपर्टीज़ किसी हद तक मुतासिर होती हैं? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर हम इससे पीछे जाएं, NHS के अंदर जो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच का मतलब है कि एक जो पेशेंट है उसको होलिस्टिकली देखते हैं डॉक्टर्स। उसके लिए टाइम चाहिए, टाइम भी चाहिए, माइंड भी चाहिए। तो इस पूरे सिनेरियो में क्वालिटी ऑफ केयर और पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है जो NHS के फॉर्म्ड बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उस पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा। क्लियरली जो कंसल्टेंट्स हैं वो वाला केयर वो नहीं दे सकेंगे, वो टाइम जो चाहिए, जो जूनियर डॉक्टर्स प्रोवाइड करता है, जो बेसिक्स प्रोवाइड करता है सारे केयर की, और फिर नर्सिंग स्टाफ उसमें सपोर्ट करता है, वो वाला काम मिसिंग होगा। अब डॉक्टर्स ज़्यादा कंसल्टेंट डॉक्टर्स जो है ना वो कितना टाइम दे सकेंगे, तो क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। और आप क्लियरली देखेंगे यहाँ वर्क प्लेसेस में भी, NHS कन्फेडरेशन में भी, बाकी जगहों पे भी इसका क्वेश्चन आएगा बाद में। अगर ये लंबी हुई जो स्ट्राइक्स हैं 4 दिन से बियॉन्ड आगे गई, तो ये क्वालिटी ऑफ केयर क्लियरली इम्पैक्टेड होगा, और फिर इसकी सिचुएशन जो है डॉक्टर्स के साथ और ज़्यादा नेगेटिव होती है। इस तरह से होती है कि डॉक्टर्स ज़ाहिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम करेगा। जब वो कंटिन्यूसली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम कर रहा है तो आप देखेंगे क्लियरली मेंटल हेल्थ के इश्यूज इंक्रीज हो सकते हैं, और वो सोचेगा टाइम एंड टाइम, घर में जाएगा तो सोच रहा होगा कि यार मैंने इतने पेशेंट देखने हैं और ये काम है, ये बर्डन इंक्रीज हो रहा है। और फिर जब पेशेंट आएंगे वो भी कंप्लेंट्स करेंगे कि उनको क्वालिटी ऑफ केयर वो वाली नहीं मिल रही जो एक्चुअली NHS ने कमेंट की हुई है। तो ये सारा सिस्टम जो है ना इससे डिस्टर्ब होगा। सारे सिस्टम में ज़ाहिर है डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स जो है ना वो लीड पोजीशंस में होते हैं, स्पेशलिस्ट पोजीशन में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड वो होते हैं। और फिर विद इन मैनेजमेंट भी ये बातें होना शुरू हो जाएंगी कि भाई क्वालिटी ऑफ केयर इम्पैक्ट हो रहा है। तो क्लियरली ये सारा जो सिनेरियो अब हो रहा है इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में हम देखेंगे कुछ ही वीक्स में, कुछ ही मंथ्स में। अच्छा इदरीस साहब, ये बताइएगा जो NHS के क्वालिटी ऑफ केयर के पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं? पैरामीटर्स सबसे अहम चीज़ तो ये है कि हम पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल केयर प्रोवाइड करें, और उसको प्रोवाइड करने के लिए एक मुकम्मल टीम वर्क है। और उस टीम में आप हॉस्पिटल जब पोर्टर स्टाफ से लेके कंसल्टेंट तक, और कंसल्टेंट लेके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द हॉस्पिटल है, वो सारे ही मिलके एक टीम के तौर पे काम करते हैं। और अगर हम पेशेंट का ऑन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि टाइम फैक्टर सबसे अहम है। क्या राइट टाइम पे राइट पेशेंट को राइट ट्रीटमेंट मिल चुकी है? क्या उस ट्रीटमेंट से वो पेशेंट जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये चीज़ें उस वक्त तक मेंटेन नहीं रह सकती जब तक पूरी टीम जो है अपनी अपनी पोजीशन पे अपना रोल अदा नहीं कर रही। अब करंट सिनारियो में एक बहुत बड़ा पोर्शन इस टीम का जो है वो एब्सेंट है। ये 4 दिन की स्ट्राइक आप समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये 8 दिन है। 4 दिन ईस्टर के हैं, ईस्टर की छुट्टियां गुजरी हमारी, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, और ट्यूसडे से जूनियर डॉक्टर जो है वो 4 दिन की स्ट्राइक पे चले गए। 8 दिन NHS में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अगर मौजूद नहीं है काम करने के लिए, तो पेशेंट का जो केयर प्लान है, केयर सिस्टम है, वो इम्पैक्ट होगा।
और उसके साथ साथ जो डिले होगा पेशेंट की ट्रीटमेंट में, जिसमें बहुत सारे कैंसर के मरीज होंगे, बहुत सारे ऐसे मरीज होंगे जिनको रिप्लेसमेंट नी और हिप चाहिए होगी, या दूसरे सर्जिकल प्रोसीजर और फिर मेडिकल मैनेजमेंट चाहिए होगी, वो डिले होगी। और वो क्वालिटी जिसको हम हमेशा, जिस पे NHS का वर्कर हम हमेशा प्राउड होते हैं कि हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड शायद ही दुनिया में कोई मेंटेन करता होगा, वो अब हमें फिक्र है कि वो शायद कंप्रोमाइज हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर इमरान साहब, लास्ट मंथ जो महकमा सेहत है, जब नर्सिस ने एहतजाज किया तो उन्होंने ऑफ़र की 5% इंक्रीमेंट की, और अब उस पर ज़ाहिर है वो नर्सिस, उनकी बॉडी सारी अपनी वोटिंग तो वो कर रहे हैं, लेकिन ये 35% आप समझते हैं कि अगर 10 to 15% पे गवर्नमेंट आके ऑफ़र करती है तो डॉक्टर्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? मेरे ख्याल में इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, वो ये कि जूनियर डॉक्टर्स की जो सैलरी है ना, काफ़ी टाइम से मेरे ख्याल है बढ़ी नहीं है, और ये सिर्फ कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस करंट इश्यू तो है, लेकिन इसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट जूनियर डॉक्टर्स के अगर सिनेरियो में देखें वो ये है, जो कि यूके के अंदर अगर एवरेज इनकम देखें तो मेरे ख्याल लिटरली एवरेज इनकम से 2-4 हज़ार पाउंड ही ऊपर होंगे जूनियर डॉक्टर्स, जो कि मेरे ख्याल में अनफेयर है। 35% जो उन्होंने कैलकुलेट करके किया, ज़ाहिर है नेगोशिएशन पर्सपेक्टिव के लिए की है, वो मैं कुछ कह नहीं सकता कि गवर्नमेंट उसमें एक्सेप्ट कर भी लेगी या नहीं कर लेगी, लेकिन मेरे ख्याल में जूनियर डॉक्टर्स जो है ना, उनकी एसोसिएशन जो है ना, वो नियर जाने की पूरी कोशिश करेगी कि एज मैक्सिमम एज मच एज पॉसिबल वो इससे अचीव करें, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट फोर्स होगी कि वो एक्सेप्ट करे इसको। और इसके अलावा सिर्फ इससे अटैच वर्किंग कंडीशंस भी हैं। इस वक्त अगर आप देखें, मैं तो मेंटल हेल्थ में ज़्यादा बोल सकता हूँ, मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो इस वक्त वर्स हो रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं। उसकी वजह ये है कि आप अगर ज़्यादा टाइम लेंगे, ज़्यादा घंटे और ज़्यादा आवर्स लेंगे जूनियर डॉक्टर से, उसी टाइम के अंदर जो पहले आप 8 घंटे में काम करवाते थे वो आप 6 घंटे में काम लेंगे, तो 2 घंटे ओवरऑल पीछे आए ना आप। तो ये फोर्स्ड और स्ट्रेस्ड वर्किंग कंडीशन जो है ना, वो हेल्थ एंड वेलबींग के लिए भी सही नहीं है। पर इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो जूनियर डॉक्टर्स पे और बाकी टीम मेंबर्स पे भी आते हैं, जैसे डॉक्टर अदरीस साहब फरमा रहे थे कि अगर डॉक्टर एक ऑफ होता है तो पूरी टीम पे इम्पैक्ट आएगा। तो क्लियरली ये मानना ही मेरे ख्याल में ठीक है इमरान साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो काम करने का माहौल है वो भी जाहिर है कोई इतना साजगार नहीं है। डॉक्टर अदरीस साहब, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, आप समझते हैं कि जो 35% का मुतालबा है ये ग्रेजुअली डॉक्टर्स कुछ नीचे आएंगे, गवर्नमेंट कुछ ऊपर जाएगी, तो ये 10 to 20% इन बिटवीन अगर कोई ऑफ़र आती है गवर्नमेंट की तरफ से तो जूनियर डॉक्टर्स को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? निगोशिएशन जब आप बैठते हैं तो इसमें कुछ दो की पॉलिसी ही चलती है हमेशा से, और मैंने ख्याल कि कोई भी बंदा जो है वो इस चीज़ को पसंद करता है कि वो सड़कों पे रहे और उसका जो मेन फोकस है केयर एंड क्वालिटी का अपने पेशेंट के लिए वो अफेक्ट हो। लेकिन जब आप जिस गवर्नमेंट से हम तवक्को कर रहे थे कि वो इस नौबत तक इस चीज़ को आने नहीं देगी, वो अभी तक नेगोशिएशन की टेबल पे नहीं आ रहे हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब ये नेगोशिएशन शुरू होगी तो इंशाल्लाह दोनों पार्टीज जो हैं वो इनको अपने प्रॉपर तरीके से सिंपैथेटिकली लुक आफ्टर करेंगे एक दूसरे को, और जल्द अज जल्द पेशेंट केयर की तरफ आ जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदरीस साहब, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब, डॉक्टर इमरान अराई साहब। आपके वक्त का आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।